मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए हुआ जो बहुत ही आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून्स देख रही थी। तभी अचानक टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। उसी टाइम अपने आप स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही भयानक वायरस फैल चुका है। ये कोई आम वायरस नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक इन्फेक्शन फैली हुई थी जो इंसानों को कुछ ही मिनटों में खूंखार जानवर जैसा बना देती चली आ रही है। साइंटिस्ट्स यह ऐलान कर चुके थे कि यह खतरनाक सा वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा और कुछ ही टाइम के बाद ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है। इसीलिए सभी अपनी अपनी हिफाजत करें। हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं बच्चों की मॉम भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपने हस्बैंड से फोन पर बात करती हैं, जो कि एक पायलट हैं। वो बताने लग गए कि पूरी दुनिया की हालात अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इन्फेक्टेड लोग, जिन्हें इस मूवी में फेरल्स का नाम दिया जा रहा है, वो जगह पर बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। ये फेरल ज़ॉम्बी की तरह ही क्रिएचर बन चुके हैं, मगर ज़ॉम्बी से कई ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। इतना खतरनाक हो चुके हैं कि लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं। इन्हें सोचने समझने की एबिलिटीज भी इनके पास मौजूद हो चुकी हैं। इन फेरल्स ने काफी शहरों और इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अभी इस टाइम ये परिवार जिस इलाके में थे, वहाँ पर ही तो सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। पायलट अपने वाइफ से कहने लगा कि अभी इसी वक्त तुम्हें इस सोसाइटी को छोड़कर निकलना होगा। कॉल कट करने से पहले पायलट अपनी बेटी अबिगेल को खुश करने के लिए उसे वो ब्रेसलेट दिखाता है जो अबिगेल ने खुद अपने डैड के लिए बनाया हुआ था। वो प्रॉमिस करते हुए कहने लगा कि मैं हमेशा इस ब्रेसलेट को अपने पास रखूंगा और जल्द ही तुम लोगों के पास पहुंच भी जाऊंगा। अब यहीं से खूनी खेल शुरू हो जाती है। यह परिवार अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर का सीन ही बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका था। सायरन लगातार बजते ही जा रहे थे, लोग चीख चिल्ला रहे थे और चारों तरफ खतरनाक फेरल्स घूम रहे थे। ये लोग अपनी कार की तरफ फौरन से भागते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक फेरल उनकी मॉम के ऊपर अटैक कर देता है। पलक झपकते ही अब अबिगेल की मॉम उसकी आंखों के सामने फेरल बनने लग चुकी थी। घबराते हुए अबिगेल कार के नीचे छुप जाती है। कार के नीचे से वो एक और खतरनाक नजारा देखती है कि पहले जिस फेरल ने उसकी मॉम के ऊपर हमला किया हुआ था, उसी ने अब उसके भाई के ऊपर भी अटैक करके उसे भी इन्फेक्टेड कर चुका था। यह देखकर अबिगेल को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से कार के नीचे छुपी रही, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अगर उसने शोर किया तो यही फेरल उस पर भी अटैक करके उसे इन्फेक्टेड कर डालेगा। कार के नीचे छुपी हुई अबिगेल को फेरल देख नहीं पाता और आगे चला जाता है। यहाँ पर अबिगेल को लगने लगा था कि अब उसकी जान बच चुकी है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि उसकी अपनी ही मॉम, जो कि एक फेरल बन चुकी थी, उनकी नजर अबिगेल पर पड़ जाती है और वो अबिगेल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अबिगेल ने देखा कि उसकी मॉम अचानक से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक आदमी ने उसे गोली मारकर बचा लिया था। इस आदमी का नाम कैसियस था, जो बहुत ही प्यार से अबिगेल को कार के नीचे से निकालता है, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। इसी टाइम पर वो नोटिस करता है कि अबिगेल की नजर एक छोटे बच्चे की तरफ थी। वो समझ चुका था कि ये अबिगेल का भाई है जो अब फेरल बन रहा है। कैसियस अबिगेल से अपने कानों पर हाथ रखने को कहता है और उसके बाद उसके भाई को भी उसके सर में गोली मारते हुए हमेशा के लिए उसे खत्म कर देता है। इस घटने की कुछ ही मिनट हुए थे और अबिगेल की पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी थी। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और उसी दिन के बाद से कैसियस ही उसकी फैमिली बन गया था। उसका टीचर के साथ साथ एक प्रोटेक्टर भी। यहीं से इस मूवी में 10 साल का टाइम गुजर जाता है। दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फेरल्स बन चुके हैं। कैसियस और अबिगेल जंगल में रहकर सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि शहर तो फेरल्स से भर चुके थे। अबिगेल भी अब वो डरी हुई बच्ची नहीं रही थी, वो एक वॉरियर बन चुकी है। कैसियस ने उस बहुत ही सख्ती से पेश आते हुए उसे ट्रेंड की ताकि वो लड़ सके, शिकार कर सके, यहाँ तक कि वो अगर अकेली रह जाए तो सरवाइव खुद कर सके। इस टाइम हम उन्हें जंगल में प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं और उसी टाइम उनकी नजर एक सर्वाइवर पर पड़ जाती है जो फेरल्स से बचने की कोशिश कर रहा था। कैसियस कहने लगा कि अबिगेल तुम्हारे लिए एक टेस्ट आ चुका है। वो उसे उसके स्नाइपर देते हुए कहने लगा कि इस आदमी को बचाओ और बाकी सभी फेरल्स को मार डालो। अबिगेल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। निशाना लगाने से पहले कैसियस उससे कहने लगा कि रिलैक्स करो, गहरी सांस भरो, अपने शिकार पर केंद्रित करो और फिर ट्रिगर दबा दो। यह सारा कुछ अबिगेल तो करती है। वो जल्दीबाजी में अपने आप को साबित करने की कोशिश में वो यह नोटिस नहीं कर पाती कि टारगेट के आसपास वो इंसान भी था। अबिगेल ने जब गोली चलाई तो वो उस फेरल के बजाय सर्वाइवर को लग जाती है। यह एक बहुत ही बड़ी गलती थी, खासकर इस जगह पर जहाँ पर इंसान बहुत ही कम रहते थे। उसी
उसी जगह पर अबिगेल ने एक इंसान को मार दिया था। कैसियस अबिगेल को डांटता है और ज़ोंबिस को मारते हुए खुद वहां जाता है। वो जानता था कि यह मरा हुआ आदमी भी एक फेरल बनकर जिंदा हो जाएगा, इसीलिए उसके दोबारा से जिंदा होने से पहले वो उसका सर ही काटकर उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो उसके गाड़ी में से अपनी जरूरत का सामान निकालने लगता है और उसके जूते भी पहन लेता है, क्योंकि कैसियस के अपने जूते बहुत ही पुराने हो चुके थे। अभी ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक कुछ गाड़ियां चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लेती हैं। इन गाड़ियों में बहुत सारे इंसान सरवाइव करते थे, जिनके पास बहुत सारे वेपन्स भी मौजूद थे। वो कैसियस को अपने मरे हुए दोस्त के जूते पहना हुआ देखते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि जरूर कैसियस एक लुटेरा है और उनके दोस्त को लूटने के लिए ही कैसियस ने उसे मारा है। अब उस आदमी को क्योंकि गोली भी लगी हुई थी तो साफ मतलब बन रहा था कि ज़ॉम्बी के बजाय इन्हीं में से किसी ने उसको मारा होगा गुस्से में। ये सभी लोग अपने अपने वेपन से कैसियस के ऊपर तान देते हैं और तभी गाड़ी से बाहर निकलकर मेगन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत ये सब कुछ रोकने आ जाती है। वो सभी से कहने लग गई कि प्लीज बस कर दो, ये सभी भी हमारी तरह उन्हीं कुछ सर्वाइवर में से एक हैं जो अब इस दुनिया में इंसान बचे हैं। इससे पहले कि ये लोग कोई फैसला कर पाते, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इन्होंने जो आपस में शोर मचाया हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे फेरल्स अट्रैक्ट हो चुके थे और अब भागते हुए चारों तरफ से ज़ॉम्बिस यहाँ आ गए थे। अब ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा मात्रा में हो चुके थे और इतनी रफ्तार से भाग रहे थे कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि बचकर ये लोग अपने गाड़ी तक पहुंच सके। गन्स इनके पास था ही, इसीलिए ये सभी अपने वेपन्स को ही अपना कवर बनाते हैं और इन्हीं वेपन्स के जरिए अपने सरवाइव करने के लिए लड़ने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर काफी भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इन सर्वाइवर्स का ग्रुप अब हारने लग गया था, जबकि इनके पास काफी सारे वेपन्स रहने के बावजूद भी इनकी गोलियां खत्म होने लग चुकी थीं। लेकिन मॉन्स्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बहुत सारे मॉन्स्टर इन्हीं ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें भी काटते काटते मॉन्स्टर बना डालते हैं। और जो यहाँ पर बचे हुए थे वो थे कैसियस के साथ अबिगेल, मेगन और उसका हस्बैंड डेविड। यहाँ पर आए हुए जितने भी मॉन्स्टर ग्रुप को काटने में बिजी थे उसी का फायदा उठाकर ये चारों कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे जो नया ग्रुप जो फेरल में बदला था, पता चलता है कि उनका लीडर भी अब फेरल बन चुका है। वो अपने और अपने ग्रुप के साथ होने वाले इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उसने ठान लिया था कि वो कैसियस से बदला लेकर ही रहेगा, जिसकी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ था। इसलिए अब वो कैसियस के खुशबू को सूंघते हुए उस कार का पीछा करने लग जाता है जिसके अंदर ये लोग भागे हुए थे। लेकिन कैसियस तो अपने गाड़ी को काफी दूर तक लेकर आ चुका था। वो अब इन लोगों से पूछने लग गया कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। ये बताते हैं कि हम दोनों दी कॉलोनी जाना चाहते हैं, जिसे बोट टाउन का नाम भी दिया गया है। दरअसल यह पानी के ऊपर बनी हुई कॉलोनी है जिसे बड़ी बड़ी शिप्स को एक साथ जोड़कर बनाया गया है और वहाँ पर सभी बचे हुए इंसान किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ साथ हर तरह की फैसिलिटी भी मौजूद है। यह सारी चीजें सुनकर अबिगेल की आंखें खिलखिला जाती हैं, क्योंकि वो काफी पिछले 10 सालों से इंसानों के साथ रहने का एक ख्वाब देख रही थी। पहले तो कैसियस को इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा था कि अब इस दुनिया में कोई इंसानों की कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट कर सकती है। वो कहता है कि मैं काफी सालों से इधर उधर भटक रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसी कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी नहीं देखी। मेगन उसे बताते हुए कहने लग गई कि हमारा काफी बार उन कम्युनिटी के लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है। यह सुनकर कैसियस उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन खुद वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों के बीच रहना मतलब ज्यादा खतरा। लेकिन अबिगेल कहने लगी कि हम वहाँ पर एक बार तो जरूर जाएंगे मेगन को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी है। मेगन प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम उसे अकेले जाने नहीं देने वाले। कैसियस के शकल को देखकर साफ लग रहा था कि वो इनके लिए भी तैयार नहीं है कि तभी रास्ते में ही अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उन्हें पता चला कि इनकी गाड़ी अब चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रही। डेविड जो एक मैकेनिक है उसे ठीक करने की कोशिश करता तो है, लेकिन टूल्स ना होने की वजह से वो नाकाम रहा। उन्हें अब पैदल ही मंजिल को अचीव करना था। चलते हुए वो सभी एक पुरानी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह को अबिगेल पहचान चुकी थी। इसी जगह के करीब एयरफील्ड थी जहां पर उसके डैड काम किया करते थे। वो सबसे कहती है कि हमें एयरपोर्ट की तरफ चलना चाहिए, शायद वहां पर हमें कोई प्लेन मिल जाए जिससे हमारा रास्ता और भी आसान हो जाए। कैसियस को यह आइडिया बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि 10 साल बाद कोई प्लेन उड़ने के काबिल तो रहा नहीं होगा। अबिगेल के जिद करने पर वो जाने के लिए तैयार हो चुका था और वहां जाकर इन्हें एक अजीब चीज यह देखने को मिला कि इस एयरफील्ड के अंदर एक भी प्लेन मौजूद नहीं था। किस्मत से इन्हें एक गैराज
गैराज के अंदर कोई प्राइवेट प्लेन मिल जाता है, लेकिन 10 साल से पड़े रहने की वजह से वो थोड़ा खराब हो चुका था। डेविड कहने लगा कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। वो जब प्लेन को रिपेयर कर रहा था तो अबिगेल और कैसियस पहरा लगा रहे थे। ये लोग बार बार दूरबीन से दूर दूर तक देख रहे थे और एकदम अचानक से इन्हें पता चला कि सामने से फेरल्स का एक बहुत ही बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। अभी तो वो काफी दूर थे, लेकिन जितना तेज वो भाग रहे थे 5 से 10 मिनट्स में उनके पास पहुंचने वाले थे। दोनों भागकर इनके पास आकर डेविड से जल्दी जल्दी से काम करने को कहते हैं। अबिगेल इतने में पायलट सीट पर बैठ जाती है और वो सारी चीजें याद करने लगती है जो उसके डैड उसे बचपन में सिखाया करते थे। लेकिन अब वो सारे के सारे फेरल्स फेंस तोड़कर अंदर घुस चुके थे। डेविड और मेगन भी प्लेन के अंदर बैठ चुके थे। थोड़ी कोशिश के बाद अबिगेल ने इंजन को स्टार्ट कर ली थी। प्लेन आगे की तरफ रनवे पर चलने लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा तेज होते हैं कि चलते हुए प्लेन को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनके विंग्स को डैमेज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस टाइम कैसियस आधा प्लेन के अंदर बैठा हुआ था तो आधा बाहर था, जिसे एक ज़ॉम्बी पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसके सर में गोली मारते हुए उसे प्लेन से नीचे गिरा देता है और फिर फाइनली अबिगेल इस प्लेन को हवा में उड़ा ले जाती है। प्लेन को उड़ता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए थे। सभी लोगों ने सुकून की सांस ली थी, क्योंकि इतना बड़ा सफर ये लोग कुछ ही घंटों में तय करने वाले थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब इस प्लेन से धुआं निकलने लग चुकी थी, क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था और उसकी सर्विस नहीं की गई थी। कुछ ही देर में प्लेन का इंजन पूरी तरह से फेल हो जाता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए कैसियस अबिगेल के साथ देता है और प्लेन का लिवर पकड़ते हुए उसे एक पेड़ के झाड़ियों में क्रैश करवाता है, ताकि उन्हें कम से कम चोटें आए। उनका यह आइडिया काम भी कर गया था। इन्हें छोटी मोटी चोटें लगी तो थीं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं मरा था। खैर, जितना भी रास्ता इन्होंने इस प्लेन से तय करना था वो तो कर लिए थे। आगे का कुछ ही रास्ता इन्हें अब पैदल ही तय करना था, जो लगभग 2 दिन का और बचा हुआ था। ये सभी अब यहाँ के टूटी फूटी बिल्डिंग्स के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर एक भी फेरल्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर भी कैसियस ने यहाँ के चारों तरफ ट्रैप्स लगा दिए थे। अब जब वो अंदर आता है तो मेगन उसका शुक्रिया करते हुए कहने लगी कि अगर तुम ना होते तो अब तक हम मर जाते। यह सुनकर कैसियस थोड़ा पिघलने लग चुका था, जो हमेशा से बहुत ही ज्यादा सख्त रहता था। मेगन को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और वो मेगन को बताता है कि मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को मारा था जब वो फेरल में कन्वर्ट हो रही थी। उसे खुद की जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। उसी दिन से उसने कसम खा ली थी कि अब वो किसी के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि अब वो सिर्फ अपने सर्वाइवर के लिए काम करेगा। लेकिन फिर उसे अबिगेल मिल गई और उसने अपना फैसला बदल लिया। वहीं से उसने अबिगेल को अपना साथी बना लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लग गया। वो बताता है कि अबिगेल के अलावा किसी को भी बचाना अब मेरा मिशन नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी और डेविड की जिम्मेदारी लेता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। खैर, ये लोग अगले दिन से अपना सफर शुरू कर देते हैं और इन्हें रास्ते में चलते हुए एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। एक बहुत ही अच्छा फार्म हाउस, जिस पर एक भी खरोंच तक नहीं थी। उस घर में बिजली भी थी। यह देखकर सभी काफी ज्यादा हैरानी में उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक स्पीकर से आवाज आती है कि अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। ये सभी अब उस आदमी की बात मान जाते हैं और अपनी हथियार यहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं। पता चला कि इस जगह का मालिक एक साइंटिस्ट था। वो इन सारे सर्वाइवर्स से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाता है। ये सब खाना खाते हुए रो पड़ते हैं, क्योंकि 10 सालों बाद वो इतना अच्छा खाना खा रहे थे। डिनर के बाद ये लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं और बातें करते हुए एक बहुत ही अजीब बात साइंटिस्ट यह करता है कि यह वायरस कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन है। वो मानता है कि इस वायरस ने सारे कमजोर इंसानों को मार दिया है और ताकतवर इंसानों को फेरल्स में बदल दिया है। अब इन नए फेरल्स को ही इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहिए और बचे कूचे इंसानों को भी मर जाना चाहिए। जैसे जैसे वो बोल रहा था, सबको उसकी बातों को सुनकर चक्कर आने लग चुके थे, क्योंकि उसने सभी के ड्रिंक में बेहोश होने की दवाई मिलाई हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि इस साइंटिस्ट का उन सबको अंदर बुलाने का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये सभी के सभी बंधे हुए थे। यहाँ पर इनको साइंटिस्ट अपनी असलियत बताता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने अपनी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ को भी यहीं पर कैद करके रखा हुआ था और उसने एक ऐसे डिवाइस भी बनाई हुई थी जिससे वो न सिर्फ अपने वाइफ बल्कि सभी फेरल्स यानी सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था। वो बताने लगा कि मैं चाहता
हूँ सारे इंसान मर जाए और सारे फेरल्स यानी ज़ॉम्बिस में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं उन्हें कंट्रोल करके इस पूरे दुनिया पर राज कर सकूं। वो अब अपनी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ को आजाद करते हुए अपने डिवाइस की मदद से कंट्रोल करते हुए इन लोगों के तरफ मारने को भेजता है। सभी घबरा जाते हैं। जैसे ही वो कैसियस के पास आती है, कैसियस पहले तो उसे टांग मारकर अपने से दूर कर देता है कि तभी इतने में डेविड अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी रस्सियां तोड़ देता है। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट के बारे में यह पता चलता है कि डेविड थोड़ा थोड़ा इन्फेक्टेड होता जा रहा था। उसने एक बार तो अपने आप को मारने का भी सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो पहले अपनी वाइफ को किसी तरह सेफ जगह पर उसी टाउन में पहुंचाएगा और फिर अपनी जान देगा। उसने यह भी फैसला कर लिया था कि अगर सफर के दौरान ही वो इन्फेक्टेड हो गया तो वो अपने आप को फौरन से मार देगा। अभी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि डेविड इन्फेक्टेड है, लेकिन इस ज़ॉम्बी वायरस ने अभी तक जो उसे ताकत दी हुई थी, उसी ताकत से वो अब इस नई ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाता है। ये लोग आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। ऐसा होता हुआ देखकर डरते हुए साइंटिस्ट यहाँ से भाग जाता है। मौके का फायदा उठाकर ये सभी अपना वेपन्स और सामान इकट्ठा करने के बाद साइंटिस्ट का ही ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके यहाँ से भागने के बावजूद भी साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी थी। वो तो उन्हें हर हाल में मारना चाहता था। इसीलिए अब वो अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए बहुत से ज़ॉम्बीज को उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है। इधर इन लोगों को भी आगे का रास्ता बंद पड़ा मिला और इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अब सारे के सारे आधी रात घने जंगल पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से ज़ॉम्बिस भी बहुत ही ज्यादा आ गए थे। डेविड को भी अब समझ आ चुकी थी कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, क्योंकि उसके शरीर के नसें भी काली होने लग चुकी थी। उसकी हालत भी पहले से कुछ ज्यादा ही खराब होने लग चुकी थी। वो यहाँ पर अपनी वाइफ से लास्ट गुड बाय कहता है। उसकी वाइफ यानी मेगन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेगन से कहने लगा कि यह सब मैं हमारे बेबी के लिए ही तो कर रहा हूँ। यह कहकर इसे कैसियस के साथ भेजकर और खुद यहाँ बचे कुचे ज़ॉम्बीज से लड़ने लग जाता है। ज़ॉम्बिस उन तीनों लोगों का पीछा नहीं कर पाते और इस तरह से ये लोग अब नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उनकी किस्मत तो तब चमक गई जब उन्हें पता चला कि इसी पानी के ऊपर उसी टाउन को बनाया गया था जहाँ पर मेगन को आना था। अबिगेल फौरन से जाकर मदद की गुहार लगाने लग जाती है और इन्हें देखते ही वे इन्हें कवर देने लग जाते हैं और दूर से इनके पीछे आने वाले मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद इन लोगों को कॉलोनी के अंदर बुलाने के लिए एक बोट भेजी जाती है और फाइनली ये सभी ज़ॉम्बी से दूर आ जाते हैं। पता चला कि यह ज़ॉम्बिस यानी ये फेरल्स पानी के अंदर नहीं आ सकते थे। अब हमें इसी कॉलोनी का एक सीन दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह कॉलोनी बड़े बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई थी। इसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। अबिगेल तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो सालों बाद किसी दूसरे इंसान से मिल रही थी। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मेगन जिसकी हालत इस टाइम खराब हो चुकी थी, उसे भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिल चुकी थी। पता चलता है कि उसके पास एक बेटी पैदा हुई है, लेकिन अफसोस की बात एक यह भी पता चला कि अब मेगन ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसके अंदर खून की बहुत ही ज्यादा कमी है और यहाँ कोई भी उसे खून नहीं दे सकता। इसी रात नए लोगों के आने के खुशी में यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है और अबिगेल जो इन सारे लोगों से 10 साल से दूर रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन कैसियस अब उसे अलर्ट कर देता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, मगर अबिगेल यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ा बहस हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब घूमते घूमते अबिगेल एक सीक्रेट रूम में पहुंची जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स लगाए हुए थे और यहीं पर एक बड़ा सा रिमोट भी लटका हुआ था। इससे पहले कि वो हाथ लगा देती, एक लड़का आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि यह हमारा प्लान बी है। अगर कभी इस कॉलोनी पर भी फेरल्स का हमला हो गया तो नीचे के टर्नल वाले रास्ते से हम सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे और इस कॉलोनी को बॉम्ब्स के जरिए उड़ा देंगे ताकि वो सारे ज़ॉम्बीज जो यहाँ पर आ चुके होंगे वो मारे जाए। वो लड़का यह सारा इंफॉर्मेशन अबिगेल को देता जा रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह सारा जो बता रहा है वो हकीकत में होने वाला है, क्योंकि वो पागल साइंटिस्ट अब अपने डिवाइस का इस्तेमाल में लेते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर लेकर आया था। उसने अपने साथ अल्फा फेरल को मिला लिया था। यह वही फेरल था जो सबसे पहले मिलने वाले सर्वाइवर ग्रुप का लीडर था और उसे अपने ग्रुप का कैसियस से बदला लेना था। अल्फा को कंट्रोल करते ही सारे फेरल्स उसकी बात मानने लग जाते हैं। अल्फा फेरल जब बिना डरे पानी के अंदर जंप करता है तो बाकी के ज़ॉम्बीज भी पानी का डर खत्म कर देते हैं और पानी के अंदर जंप करते हुए तैरकर उस कॉलोनी में घुस जाते हैं। कम्युनिटी में जोर जोर अलार्म बजने लग जाता
जाते हैं। सभी इंसान खतरे को भांपते हुए सीक्रेट डोर की तरफ भागने लग जाते हैं। कॉलोनी में एक हंगामा शुरू हो गया था और कुछ फेरल्स तो इंसानों के ऊपर हमला भी करने लग चुके थे। इसी अफरा तफरी में कैसियस पहले अबिगेल को ढूंढता है और अबिगेल उसे मिल भी जाती है, लेकिन इस टाइम इन्हें अंदाजा होता है कि स्किप टर्नल अभी बहुत ही ज्यादा दूर है। इसी सारे लड़ाई के दौरान साइंटिस्ट भी कैसियस के सामने आ जाता है। इसे लग रहा था कि अब वो इस डिवाइस को बनाकर नया गॉड बन गया है। यह देखकर कैसियस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने फौरन से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मारते हुए बार बार उसके डिवाइस को दीवार के साथ टकराया, जिससे उसकी डिवाइस टूट गई। सिग्नल्स खत्म हो चुके थे और अब पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज उसी के ऊपर टूट पड़े। यह देखते ही कैसियस अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। आगे जाने पर कैसियस को पता चलता है कि मेगन अब मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी थी जो जिंदा थी। मरने से पहले मेगन कैसियस को यह जिम्मेदारी देकर जाती है कि जैसे तुमने अबिगेल को पाला था और उसे ट्रेन किया है, उसी तरह से मेरी बेटी को भी तुम बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करना। इधर दिखाया जाता है कि सभी सर्वाइवर्स उस टनल से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुंच चुके थे। वो रिमोट कंट्रोल इस टाइम उसी लड़के के हाथ में था जो अबिगेल का दोस्त बन गया था। वो देखता है कि अबिगेल और उसके अंकल अभी तक उस टनल से बाहर नहीं निकले हुए थे, इसीलिए वो इंतजार करता है। उस कॉलोनी को तब तक तबाह नहीं करता जब तक अबिगेल ना आ जाए। यहाँ अबिगेल जो सारे ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी, उसके सामने जब अल्फा ज़ॉम्बी आता है तो वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाती, क्योंकि उसने अल्फा ज़ॉम्बी के हाथ में एक ब्रेसलेट देख लिया था। यह वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में बनाकर अपने डैड को दिया हुआ था, यानी यह अल्फा ज़ॉम्बी उसके डैड ही थे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यह अल्फा ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ कैसियस आ गया। उसको देखकर उसे होश आ गया। वो कैसियस को बचाना चाहती थी, मगर कुछ मिनट के लिए अपने ही डैड को मारना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर उसे एहसास हो गया कि इस टाइम ज़ॉम्बी उसका डैड नहीं है, बल्कि कैसियस उसका डैड है। उसने उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मारी और कैसियस को बचा लिया। अपने डैड को अपने ही हाथों मारने के बाद अबिगेल कुछ देर के लिए सदमे में पहुंच गई थी, लेकिन अबिगेल कैसियस को खींचता हुआ किसी तरह जल्दी से टर्नल की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही ये लोग टर्नल से बाहर निकलते हैं, वो लड़का इस कॉलोनी को तबाह करने के लिए बटन दबा देता है। उसके दबाते ही चंद ही सेकंड्स में ये पूरा का पूरा कॉलोनी तबाह हो जाता है और यहाँ पर आए सभी ज़ॉम्बीज भी जलकर राख हो जाते हैं। सर्वाइवर्स इस टाइम नदी के दूसरे साइड पर मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें दूसरी तरफ एक छोटा सा आइलैंड नजर आ रहा था। ये आइलैंड उनके लिए एक उम्मीद थी और ये लोग इसी आइलैंड पर एक नई कॉलोनी बनाने का डिसीजन लेते हैं। इस टाइम कैसियस ने भी अपनी सोच बदल ली थी, क्योंकि अब तरह से तरह बाकी लोगों ने उनकी जान बचाई थी। वो भी अब अबिगेल और इस छोटी बच्ची के लिए उन लोगों के साथ रहने का फैसला कर लेता है और ये लोग सभी जो बच गए थे उसी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रहने के लिए अपना घर बनाएंगे और खुद को हमेशा ये लोग ज़ॉम्बीज और फेरल्स से दूर रखेंगे। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।